हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो हम बजट पढ़ रहे हैं। बजट की थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो हो चुकी हैं कवर, और उसमें हमने मिशन कर्मयोगी तक पढ़ लिया था कि मिशन कर्मयोगी के बारे में जो प्रेसिडेंट्स ने अपने एड्रेस में कहा है उसके बारे में क्या क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। यानी कि ऑलरेडी 24 पेजेस कवर हो चुके हैं, अभी और आगे चल रहे हैं हम। तो वो इस वीडियो में कवर होंगे, आगे आगे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर आपने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि पूरा बजट कवर हो जाए, आपका बजट से एक भी सवाल ना छूटे। जो भी बजट से सवाल बनेंगे आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में, चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, आप सभी का आंसर लिख पाएँ। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो सी भी वीडियो आप देखेंगे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सारी करंट अफेयर्स के अपडेट्स मिलती हैं, पोल्स, क्वेश्चंस, क्विजेज़, मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस, सब चीज़ें वहाँ मिलती हैं। तो वो आप सब चीज़ें का बेनिफिट लेने के लिए आप जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी जो लोग लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको बताना चाहूँगा कि अब सबसे अप्रोप्रिएट टाइम है कि आप लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी करें। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बैच चल रहा है, आप उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा प्रिपरेशन का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या एडवोकेट जनरल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी एफआरओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, तो एफआरओ प्रीलिम्स के बाद एफआरओ मेंस के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं उनके लिए एफआरओ मेंस के जो 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी और जनरल नॉलेज का, उसमें जो सब्जेक्टिव पेपर होगा तो उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसकी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चल रही है अब। तो अब वो स्टूडेंट्स एफआरओ की जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में और क्या क्या बात कही है। तो प्रेसिडेंट ने कहा है कि अ प्लेटफॉर्म हैज़ बीन सेटअप फॉर प्री लिटिगेशन एडवाइस। देखिए ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। पहले एक पेज इंग्लिश में है, उसके बाद सेम चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक बार मेरी बात सुनकर समझ लीजिए, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज जब आएगा हिंदी का तब आप उसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के। तो आप समझ भी लेंगे और आपका हिंदी में पढ़ के एक बार कवर भी हो जाएगा। जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, मेरी आवाज़ को सुन भी सकते हैं। तो अ प्लेटफॉर्म हैज़ बीन सेटअप फॉर प्री लिटिगेशन एडवाइस थ्रू टेली लॉ प्रोग्राम। एक प्री लिटिगेशन एडवाइस बनाई जाएगी, यानी कि जब आप केस डाल रहे होते हैं उससे पहले अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो उसके लिए टेली लॉ एक एडवाइस प्रोग्राम बनाया जाएगा। टू एक्सपेडाइट द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द मीडिएशन बिल 2021 इन राज्यसभा। तो मीडिएशन बिल लाया गया है राज्यसभा में, जिससे कि डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट किया जा सके तेजी के साथ। उसके बाद बात कर रहे हैं वो कि देश के अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल और पॉसिबिलिटीज़ है और हम 1 बिलियन सिटीजन हैं, यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और हम जो हैं बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। 2047 की बात की गई है, जिस साल भारत को आज़ाद हुए 100 साल होंगे। द कंट्री विल सेलिब्रेटेड सेंटेनरी ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें 100 साल हो जाएंगे और हम 100 साल सेलिब्रेट कर रहे होंगे आज़ादी के। ये सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। दैट्स ऑल। इसी के साथ जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है वो कंप्लीट होता है। प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में जो कहा वो इस शुरू की 2 वीडियोस में और इस वीडियो में कवर हो गया है। तो प्रेसिडेंट एड्रेस हम पूरा कवर कर चुके हैं। अब स्टार्ट होता है बेसिकली जो मेन फाइनेंस बिल था, यानी कि जो बजट था, जो बजट स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर ने दी, निर्मला सीतारमण जी ने, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि बजट में क्या कहा गया। पहले हम जो बजट स्पीच है वो बहुत ज़रूरी है, एक बार बजट स्पीच पढ़ लेते हैं कि बजट स्पीच में कहा क्या उन्होंने। उसके बाद सारे ग्राफ से, चार्ट से सब समझेंगे, एक डिटेल में समझेंगे एक ही चीज़ कि किसको कितना पैसा मिला है, कितना पैसा कहाँ से आता है, कितना पैसा कहाँ जाता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है करंट ईयर में, यानी कि 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ 9.2% एस्टिमेट की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, अमृत काल चल रहा है और 25 साल लॉन्ग लीड अप टू इंडिया चल रहा है @100। यानी कि अब 2 चीज़ें चल रही है। जब तक इस साल का 2022 का हम वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, तब तक तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चलता रहेगा। उसके बाद अमृत काल चलता रहेगा 25 साल तक, यानी कि जब तक हम भारत को आज़ाद हुए 100 साल नहीं हो जाते। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इंडिपेंडेंस स्पीच में क्या कहा है कि हैज़ सेट आउट द विजन फॉर इंडिया @100। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इंडिपेंडेंस स्पीच में इंडिया का जो 100 स्पेस, जब वो 100 साल का हो जाएगा इंडिया आज़ाद हुए हुए, तब वो विजन क्या होगा उसको दर्शाया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कॉम्प्लीमेंटिंग द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ फोकस विद द माइक्रो इकोनॉमिक लेवल ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस। तो क्या फोकस किया गया है
उन्होंने कहा है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ के साथ, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है जब हम बड़े स्केल पे देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल या पूरे नेशनल लेवल पे देखते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। उस लेवल पे जब हम ग्रोथ को फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लेवल पे सोचेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमें ग्रास रूट लेवल से काम करना पड़ेगा। तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक लेवल से भी सोचना है, यानी कि हर एक पर्सन इकोनॉमी में इंक्लूड होना चाहिए, उसकी जो वो जो काम करता है उसकी वर्क कैपेबिलिटी या उसकी वर्क कैपेसिटी एक अर्थव्यवस्था में ऐड होनी चाहिए। तो इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस की जो वेलफेयर फोकस है, यानी कि हर पर्सन का भला होना चाहिए, इस मोटिव के साथ कंट्री, इस मोटिव के साथ जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। डिजिटल इकोनॉमी पे ध्यान दिया गया है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया गया है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, इन सब पे गवर्नमेंट काम कर रही है। रिलाइंग ऑन वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखिए वर्चुअस साइकिल का क्या, ये देखिए दो तरह की साइकिल होती है, एक होती है विशियस साइकिल, एक होती है वर्चुअस साइकिल। विशियस साइकिल क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन किसी से कर्ज ले लेता है और उस कर्ज को चुकाने के लिए अब उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, किसी और से कर्ज ले लेगा, तो वो पहला कर्ज चुका देगा और दूसरा कर्जदार हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, इसको हम एक तो डेट ट्रैप बोलते हैं कि भाई वो लोन के जाल में फंस गया, उधार के जाल में फंस गया, डेट ट्रैप में फंस गया। और साथ साथ विशियस साइकिल कहते हैं कि ये विशियस साइकिल बन जाएगी कि उसको जो उसकी गरीबी है उस पर्सन की, वो गरीब होता चला जाएगा और वो गरीबी होगी और फिर लोन लेगा, फिर गरीबी होगी, फिर लोन लेगा, तो ऐसे एक राउंड सर्कल बनता चल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं विशियस सर्कल। ये तो विशियस साइकिल तो खराब होती है। एक होती है वर्चुअस साइकिल। वर्चुअस साइकिल क्या है, जब सब चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं कि आप कुछ करेंगे तो उससे बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी सामने, उसको हम वर्चुअस साइकिल कहते हैं। तो वर्चुअस साइकिल स्टार्ट होगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से। उनका कहना यह है अलॉन्ग विद पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पब्लिक का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो सरकार पैसा खर्च करेगी चीज़ों को बनाने में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है जैसे कि हमें सड़कें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, सी पोर्ट्स बनाने हैं, रेलवे स्टेशन बनाने हैं, वहाँ पे जो सरकारी पैसा लग रहा है, पब्लिक का पैसा लग रहा है, वहाँ पे अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होनी शुरू हो जाएगी तो इससे बहुत अच्छी काम होगा और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होगा, ये सरकार का कहना है। और इससे क्राउड इन होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पहले क्या होता था, क्राउडिंग आउट इफेक्ट आता था। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, कि अगर मान लेते हैं सरकारी पैसा आ जाता है वहाँ पे, तो प्राइवेट लोग वहाँ से पीछे हट जाते हैं, तो प्राइवेट लोग वहाँ से चले जाते हैं, प्राइवेट लोगों का पैसा नहीं आता। तो क्राउड ने, यानी कि जो कि क्राउड का पैसा आया, यानी कि पब्लिक का पैसा आया, उसने आउट कर दिया किसको, प्राइवेट पैसे को, है ना। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो गया। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी रहेगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट के साथ, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट नहीं करेगा, क्राउड इन करेगा। यानी कि वो कहेगा भाई तुम भी आ जाओ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ जाए और पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो है ही, ठीक है। तो ये बात कही गई है। तो ये सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, तो एक बार आप इसको हिंदी में पढ़ लीजिएगा सेम चीज़ को। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अमृत काल चल रहा है, अगले 25 साल तक चलता रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया है। फ्रॉम इंडिया को 75 से 2022 में इंडिया को ईजाद हुए 75 साल हो जाएंगे, तब से लेके इंडिया जब तक 100 साल का नहीं होता। उसके बाद प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई गई है 14 सेक्टर्स के लिए। ये सीधे सीधे से सवाल बन सकते हैं प्रीलिम्स में आपके, चाहे आप अपर पीसीएस का प्रीलिम्स लिखें, यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखें, या आप एडवोकेट जनरल का प्रीलिम्स लिखें, या यूपी पीसीएस लिखें, किसी भी एग्जाम में आप लिखेंगे, ये सब सवाल बन सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव कितने सेक्टर में चलाई जा रही है। 14 सेक्टर्स में चलाई जा रही है। पोटेंशियल टू क्रिएट 60 लाख न्यू जॉब्स और एडिशनल 30 लाख करोड़ रुपए ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 सालों में। तो अगले 5 सालों में इतने करोड़ रुपए बना सकते हैं, 30 लाख करोड़, 60 लाख नई जॉब्स बनाएगा। ये 14 सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई जा रही है। फिर बजट में ये बताया गया है कि नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी, यानी कि जो नई पब्लिक सेक्टर की पॉलिसी है वो लाई गई है। और एयर इंडिया का ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है। स्ट्रेटेजिक ट्रांसफ़र जो था एयर इंडिया को टाटा को दे दिया गया है। तो एयर इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ट्रांसफ़र था वो कंप्लीट हो गया है। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स फॉर NINL, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, इसको भी सिलेक्ट कर लिया गया है कि जो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो पहले सरकारी कंपनी हुआ करती थी, इसको अब दे दिया जाएगा किसको, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को। यानी कि दोनों को टाटा ने लिया है, एयर इंडिया को भी टाटा ने लिया है और जो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड है इसको भी टाटा ने ही लिया है। टाटा की एक फर्म है स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, उसने ले लिया है। फिर एक NABFID बनाया जा रहा है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। एक राष्ट्रीय बैंक बनाया जा रहा है जो फाइनेंस करेगा किसको, बुनियादी ढांचे को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और डेवलपमेंट विकास के लिए। और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसको जो एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो कमेंस करनी शुरू कर देगी अपनी एक्टिविटीज़ को। उसके बाद कह रहे हैं कि 2021-22 जो है का जो बजट है
प्रोवाइडेड अ शार्प इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर कि 2021-22 में जो है हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया, या जो बजट था 2021-22 का उसमें काफ़ी सारा पैसा खर्च हुआ है, सरकारी पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये बजट जो है, इस बजट में क्या कहा गया है, इट्स हैज़ अ पैरेलल ट्रैक। एक तो ब्लूप्रिंट दिया गया है अमृतकाल के लिए कि अगले 25 सालों में हम क्या करेंगे, फ्यूचरिस्टिक जो प्रोविजंस है हमारे, इससे किन लोगों को फ़ायदा होगा, यूथ को फ़ायदा होगा, लेडीज़ को फ़ायदा होगा, फार्मर्स को फ़ायदा होगा, एससीज़ को, एसटीज़ को, इन सबको फ़ायदा होगा। दूसरा, बिग पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फॉर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर रेडिंग फॉर इंडिया एट 100। तो बहुत ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। किस चीज़ के लिए किया जाएगा? मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो आधुनिक बुनियादी ढांचा है उसको बनाने के लिए, जिससे कि इंडिया जब 100 साल का हो, आज़ाद हुए इंडिया को 100 साल हो, यानी कि 2047 तक हो, तब तक भारत कैसा दिखना चाहिए, भारत कैसा बनना चाहिए, तब की बात की जा रही है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति स्कीम चलाई गई है, पीएम गति शक्ति एंड विल बी बेनिफिटेड बाय द सिनर्जी ऑफ मल्टी मॉडल अप्रोच, कि मल्टी मॉडल अप्रोच अपनाया जाएगा। इसको करने के लिए तो जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, 4 प्रायोरिटीज़ हैं, वो चारों प्रायोरिटीज़ क्या हैं? पीएम गति शक्ति है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए ये सब चीज़ें आगे चार्ट ग्राफ्स के थ्रू भी हैं, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है। पहले आप इसको देखिए, उसके बाद फिर हम आगे चार्ट ग्राफ्स देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना है। तो ये 4 पॉइंट्स पे सरकार काम कर रही है, 4 प्रायोरिटी पे, पीएम गति शक्ति पे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास, यानी कि हर पर्सन का विकास हो, समावेशी हो विकास, उस पर काम कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट यानी कि जो आपकी क्षमता है वो एनहेंसमेंट हो, उसकी बढ़ोतरी हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े। जो सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ हैं यानी कि ऐसी कंपनियां, ऐसे सेक्टर जिनका सूरज अभी उदय हो ही रहा है ना, सनराइज इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, वो चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि हम कोयले से, पेट्रोल से, डीजल से, इनसे हटकर ट्रांजिशन करें, यानी चेंज कर दें और दूसरी एनर्जीज़ पे जाएं, जैसे कि जियो थर्मल एनर्जी पे जाएं, सोलर एनर्जी पे जाएं, विंड एनर्जी पे जाएं, यानी कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, यानी कि जो परंपरागत नहीं है, ऐसी एनर्जी सोर्सेज पे हम जाएं और क्लाइमेट एक्शन पे काम करें। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट पे बुरा असर पड़ रहा है, हम ऐसा काम करें कि क्लाइमेट पे बुरा असर ना पड़े। और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का मतलब यह है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स लगेंगी चीज़ों को बनाने में, उनकी फाइनेंसिंग किस तरह से होगी, वो पैसा कहाँ से आएगा। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति क्या है? पीएम गति शक्ति एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, की एक ऐसी अप्रोच है जिससे ट्रांसफॉर्म होंगी चीज़ें, बदलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो आज की प्रेजेंट जनरेशन के लिए तो ठीक है ही, लेकिन साथ ही साथ जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी वो विकास सही रहेगा। द अप्रोच इज ड्रिवन बाय 7 इंजन, 7 इंजन हैं जो माने गए हैं, 7 चीज़ें हैं जिससे कि पीएम गति शक्ति को बूस्ट मिलेगा और पीएम गति शक्ति की जो स्कीम है वो आगे बढ़ेगी। वो चीज़ें क्या हैं? वो हैं रोड, यानी कि रोड पे हम ध्यान देंगे, रेलवेज़ पे, एयरपोर्ट्स पे, पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट यानी कि हवाई जहाज़ जहाँ से उड़ते हैं और उतरते हैं, रेलवेज़, रोड्स, पोर्ट यानी कि बंदरगाह, फिर मास ट्रांसपोर्ट, जो बड़े विशाल रूप में अगर आप देखें कि बड़े स्केल पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटरवेज, जो जल वाहन है, आप कह सकते हो जल मार्ग हैं, जो उस पर ध्यान जाएगा। और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो माल ढुलाई के लिए लॉजिस्टिक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि गोडाउन बनाने हुए, वेयर हाउसेज बनाने हुए, उन पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये 7 चीज़ें हैं जो कि इंजन्स हैं ग्रोथ के लिए पीएम गति शक्ति, यानी कि पीएम गति शक्ति स्कीम जो है इन सभी चीज़ों पे ध्यान देगी। तो ये 7 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 4 ऑप्शंस में से 3 तो इसमें से लिख देगा और चौथा कोई इससे बाहर लिख देगा और कह देगा कि इनमें से कौन सा पीएम गति शक्ति के अंदर इंक्लूड नहीं है या कौन सा इंक्लूड है, किसी भी तरह से पूछ सकता है। दीज इंजन्स आर सपोर्टेड बाय द कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। जो कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स है, जैसे एनर्जी ट्रांसमिशन हो गया, IT कम्युनिकेशन हो गया, बल्क वाटर सीवरेज हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो इन सभी से इसको हेल्प मिलेगी। अप्रोच इज पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी एंड सबका प्रयास। जो अप्रोच है यानी कि जो पीएम गति शक्ति की अप्रोच है वो किस तरह से ड्रिवन हो रही है, किस तरह से पावर हो रही है? क्लीन एनर्जी से, यानी कि हमें साफ जो ऊर्जा है उस पर बल देना है। और सबका प्रयास यानी कि एवरी पर्सन हैज़ टू पार्टिसिपेट, कि हर पर्सन का पार्टिसिपेशन होगा, यानी कि एफर्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबका प्रयास का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन कौन प्रयास करेंगे इस काम में, कौन कौन पैसा लगाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा लगाएगी,
स्टेट गवर्नमेंट पैसा लगाएगी और प्राइवेट सेक्टर भी पैसा लगाएगा, यानी कि सभी लोग पैसा लगाएंगे और इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेंगे, यानी कि पब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर तीनों मिलकर काम करेंगे, जिससे कि देश को आगे जो अमृतकाल है, यानी कि जो आगे 25 साल का पीरियड है, उसमें हमें क्या काम करना है। फिर आता है पीएम गति शक्ति का जो नेशनल मास्टर प्लान है, वो क्या कहता है, द स्कोप ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान विल एनकम्पास दी 7 इंजन, 7 इंजन हमने देख लिए कौन कौन से हैं। उसमें इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यानी कि हर मोड को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे वो रेलवेज हो, रोडवेज हो, एयरवेज हो, सीवेज हो या वाटरवेज हो। लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी है, जो लॉजिस्टिक्स है यानी कि जो सामान की ढुलाई होती है एक जगह से दूसरी जगह, उसकी हमें जो एफिशिएंसी है वो बढ़ानी है। इंक्लूड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एज पर द गति शक्ति मास्टर प्लान, तो इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूड है जो स्टेट गवर्नमेंट्स डेवलप करती हैं एज पर द गति शक्ति मास्टर प्लान। तो गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो प्रोजेक्ट्स बनाएगी वो भी इसके अंदर सभी इंक्लूड होंगे। The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM गति शक्ति फ्रेमवर्क। तो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो अभी 100 लाख करोड़ की घोषित की गई थी कुछ समय पहले 2021 में, उसमें जो ये 7 इंजन्स के जो प्रोजेक्ट होंगे उनको अलाइन कर दिया जाएगा, उनको जोड़ दिया जाएगा किसमें, पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क में। तो यानी कि दोनों चीज़ें साथ काम करेंगी, पैरेलल काम करेंगी। फिर रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बजट में क्या आया, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बजट में कहा गया है कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो एक्सप्रेस वेज के लिए है वो 2022-23 में फॉर्मुलेट किया जाएगा, जिससे कि फास्टर मूवमेंट हो सके, यानी कि तेज़ी से मूवमेंट हो सके किसका, लोगों का और माल का, सामान का। नेशनल हाईवेज़ को एक्सपेंड किया जाएगा 25,000 किलोमीटर से 2022-23 में 20,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ। तो यानी कि नेशनल हाईवेज़ जो बढ़ाने हैं 2022-23 के बजट में, कितने बढ़ाने की बात की गई है, 25,000 किलोमीटर बढ़ाने की बात की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सीमलेस मल्टी मॉडल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, यानी कि जो मल्टी मॉडल मूवमेंट है कि यानी कि जो लोग हैं और सामान हैं उनका मल्टी मॉडल, यानी कि अगर पहले में हो सकता है मैं रोड से ट्रैवल करूं, फिर मैं रेलवे से ट्रैवल करूं और फिर मैं एयरवे से ट्रैवल करूं, तो सब जगह पे सीमलेसली मैं ट्रैवल करता चला जाऊं, मुझे कहीं बार बार कहीं पे अपने डॉक्यूमेंट शो ना करने पड़े। तो इस तरह से ट्रैवल करने के लिए योजना बनाई जा रही है। डेटा एक्सचेंज किया जाएगा, यानी कि जो डेटा होगा, जो रोड बस से ट्रैवल कर रहे हैं, फिर लोग रोड से ट्रैवल करने के बाद लोग रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं, फिर एयरवे से ट्रैवल कर रहे हैं, तो सारा डेटा को क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो डेटा एक्सचेंज अमंग ऑल मोड ऑपरेटर्स विल बी ब्रॉट ऑन यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो एक यूलिप प्लेटफॉर्म बनाया गया है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसमें सारा डेटा एक्सचेंज किया जाएगा कि जो लोग रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं, एयरवे से ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी मोड से ट्रैवल कर रहे हो। डिज़ाइन फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसको डिज़ाइन किया गया है किस चीज़ के लिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि एक ऐप बनाने के लिए बात की जा रही है, कि एक ऐप के लिए काम किया जा रहा है। दिस विल प्रोवाइड फॉर एफिशिएंट मूवमेंट, है ना, एक एफिशिएंसी के साथ, एक अच्छी कार्यक्षमता के साथ हम मूवमेंट कर सकते हैं किसका, सामान का, अलग अलग मोड्स में। रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, देखिए भारत में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भारत में अभी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो सामान ढुलाई की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको हमें कम करना है। अभी हमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के लिए 14% का भी करीब करीब हमारा खर्चा है। तो इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उस 14% को कम करके हम उसको 10% तक, 10% तक ले आएँ। तो जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट लगती है, उसमें समय लगता है, उन सबको कम किया जा सके। एलिमिनेटिंग टेडियस डॉक्यूमेंटेशन, जो हर समय डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना पड़ता है, कागज़ तैयार करने पड़ते हैं सामान का, जो भी सामान ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, या पीपल जा रहे हैं जगह से दूसरी जगह, तो उन सब के लिए डॉक्यूमेंटेशन कम किया जा सके, उस चीज़ के लिए सरकार काम कर रही है। इट विल प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन पर्सन, कौन गुड कहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक फॉर ऑर्गेनाइजिंग सीमलेस ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स विल ऑल्सो बी फैसिलिटेड। एक ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक बनाया जाएगा, जिससे कि ये पता चलता रहे कि कौन पर्सन कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, जिससे कि वो सीमलेस ट्रैवल कर सके एक पैसेंजर, उसको बार बार डॉक्यूमेंट शो ना करने पड़े, बार बार उसको दिक्कतें ना हो, चाहे वो किसी भी मोड से ट्रैवल कर रहा हो। उसके बाद मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की बात की गई है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, कितनी लोकेशंस पे, 4 लोकेशंस बनाए जाएंगे, पीपीपी मोड के थ्रू बनाए जाएंगे 2022-23 में। रेलवे में कहा गया है कि नए प्रोडक्ट्स और एफिशिएंट लॉजिस्टिक सर्विसेज लाई जाएगी छोटे किसानों के लिए, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। इंटीग्रेशन किया जाएगा पोस्टल और रेलवेज नेटवर्क का, जो पोस्टल नेटवर्क है और रेलवे, देखिए रेलवे भी लगभग सब जगह है, और पोस्टल तो ऐसी ही जगह है जहाँ पे रेलवेज भी नहीं है। जैसे लद्दाख में मान लेते हैं कि वहाँ पे पोस्ट ऑफिसेस तो हैं लेकिन वहाँ पे रेलवे नहीं है।
तो पोस्ट ऑफिस और रेलवे पूरे भारत को आपस में जोड़ता है, तो इसलिए पोस्टल और रेलवे को जोड़ दिया जाएगा। तो जो लोगों की पोस्ट्स हैं, यानी कि जो लोग पोस्ट भेजते हैं, कोरियर भेजते हैं, स्पीड पोस्ट भेजते हैं, वो बहुत तेज़ी से पहुंच पाएँ। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट सॉरी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विल बी पॉपुलराइज टू हेल्प लोकल बिजनेसेस एंड सप्लाई चेन्स, यानी कि रेलवेज में एक स्टेशन एक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जाएगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम लॉन्च कर रखी है, उसी प्रकार से रेलवेज भी भारत में जितने स्टेशन हैं, हर स्टेशन का एक प्रोडक्ट, यानी कि उस स्टेशन पे जहाँ पे भी वो सिटी है, वो शहर है, वो गांव है, वो कस्बा है, जहाँ पे भी वो स्टेशन है, वहाँ पर क्या चीज़ फेमस है, वहाँ पे क्या चीज़ उस जगह की फेमस है, तो एक स्टेशन एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लाया जाएगा पॉपुलराइज करने के लिए, जिससे कि लोकल बिजनेसेस को और सप्लाई चेन्स को फ़ायदा हो सके। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत 2000 किलोमीटर का जो नेटवर्क है उसको कवच के स्कीम के अंडर लाया गया है। 4 द इंडिजिनस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी फॉर सेफ्टी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन 2035। तो कवच क्या है? कवच अपने आप में एक इंडिजिनस यानी कि भारत की खुद की बनाई हुई स्वदेशी एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है सेफ्टी के लिए और कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के लिए। 2022-23 में ये रेलवेज़ की बात कर रहे हैं, रेलवेज़ के लिए बनाई गई है। 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। बजट में ये कहा गया है कि 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन विद बेटर एनर्जी एफिशिएंसी और पैसेंजर राइडिंग एक्सपीरियंस को डेवलप किया जाएगा। तो सीधे सीधे सवाल इससे बनेगा कि कितने वंदे भारत कही गई है? 400 वंदे भारत कही गई है। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़। पीएम गति शक्ति के तहत जो कार्गो टर्मिनल्स हैं, यानी कि जहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे हैवी बल्क में सामान उतरता है चढ़ता है, जो कार्गो टर्मिनल्स हैं 100 बनाए जाएंगे, 100 बनाए जाएंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ के लिए अगले 3 सालों में। कितने सालों में बनाए जाएंगे? अगले 3 सालों में। उसके बाद बात की जा रही है मास अर्बन ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी टू रेलवेज, यानी कि जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो शहरों में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते हैं, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन होता है मास के लिए, यानी कि पूरी जनसंख्या के लिए, वहाँ के जनसमूह के लिए। तो उसमें रेलवेज के साथ क्या कनेक्टिविटी है उसकी बात की जा रही है। इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंसिंग एंड फास्टर इंप्लीमेंटेशन विल बी एनकरेज्ड फॉर बिल्डिंग मेट्रो सिस्टम, यानी कि मेट्रो जो अभी कई सारे शहरों में है, तो अब मेट्रो को का जो विस्तार है वो दूसरे शहरों में भी किया जाएगा और नए नए शहर निकल के आएंगे जिनमें मेट्रो बनेगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बिटवीन मास अर्बन ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशन विल बी फैसिलिटेटेड ऑन प्रायोरिटी। अभी तक क्या हो रहा है कि अगर आपको मेट्रो से रेलवे स्टेशन जाना है, जहाँ पे नॉर्मल लंबे रूट की इंडियन रेलवेज ट्रेन चलती है, तो आपको थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि मेट्रोज़ को इस तरह से बनाया जाएगा कि मेट्रो जो है, मेट्रो और इंडियन रेलवेज़ के जो स्टेशन हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएं, उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो। तो इस चीज़ के ऊपर काम किया जाएगा। पर्वतमाला स्कीम लॉन्च की जा रही है, नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बजट के अंदर पर्वतमाला के बारे में बात की गई है, जो एक नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी कि पहाड़ों पे सड़कों से जो डिस्टेंस है ट्रैवल करना उसमें काफ़ी टाइम लगता है, रेलवेज़ पहाड़ों पर नहीं है, तो पहाड़ों पर एक सीमलेस ट्रैवल के लिए और तेज़ी से ट्रैवल करने के लिए एक तरीका है रोपवे के थ्रू। आप लोगों ने कहीं हिल स्टेशन पे देखा होगा कि वहाँ पे रोपवेज होती भी हैं, तो रोपवेज डेवलप की जाएगी। तो एज अ प्रिफर्ड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव, यानी कि देखिए ये इकोलॉजिकली भी ठीक है क्योंकि ये बिजली से चलते हैं। यहाँ पे कोई अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में ऑब्वियसली जो बिजली है वो पानी से ज़्यादातर बनती है, हालांकि फिर भी पूरे भारत में जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनसे ज़्यादातर बिजली बनती है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है टू कन्वेंशनल रोड्स, है ना, कि रोड्स से ट्रैवल करना पहाड़ों में बहुत दिक्कतें हैं। अगर हम वहाँ पे रोड्स की जगह रोपवे हो तो वहाँ से आप बहुत ईजिली ट्रैवल कर जाएंगे। नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम PPP मोड पर चलाया जाएगा। इंप्रूव कनेक्टिविटी एंड कन्वीनियंस फॉर कम्यूटर्स, यानी कम्यूटर्स वो लोग होते हैं जो रोज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, उनको कम्यूटर कहा जाता है। बिसाइड्स प्रमोटिंग टूरिज्म, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और जो वहाँ पे रोज़ाना आने जाने वाले लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट जो है 8 रोपवे प्रोजेक्ट की जिनकी लेंथ 60 किलोमीटर होगी 2022-23 में दी जाएगी। तो 8 रोपवे प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे 2022-23 वाले फिस्कल में, फाइनेंशियल ईयर में 60 किलोमीटर के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, ये सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, इसको एक बार आप पढ़ लेना। फिर बात कर रहे हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में यानी कि समावेशी विकास में बात की जा रही है एग्रीकल्चर की। तो खेती पे क्या ध्यान दिया गया है? 2021-22 में जो रबी की फसल हुई है वीट की, उसमें एस्टिमेटेड प्रोक्योरमेंट जो है और पैडी की जो हुई है वो 1208 लाख मेट्रिक टन हुई है, वीट एंड पैडी, है ना। तो यानी कि दोनों मिला के, गेहूँ मिला के और चावल मिला के 1208 लाख मेट्रिक टन है 2021-22 की, जिससे कि 163 लाख यानी कि 1 करोड़
63 लाख फार्मर्स को इसका फ़ायदा हुआ है और 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट हुई है एमएसपी की, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी कि मिनिमम समर्थन मूल्य जो दिया जा रहा है वो 2,37 करोड़ रुपए या 2.37 लाख करोड़ जो डायरेक्ट पेमेंट है वो की गई है। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग के लिए उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है विद अ फोकस ऑन फार्मर्स लैंड इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर्स अलोंग रिवर गंगा। मान लेते हैं कि अगर ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, रिवर गंगा बह रही है, ये गंगा रिवर बह रही है, तो इस नदी से 5 किलोमीटर इस साइड में और 5 किलोमीटर इस साइड में हम कौन सी खेती करेंगे, हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे जिसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये अभी 5 किलोमीटर तक प्रस्तावित है कि यहाँ से लेके इस बाउंड्री से लेके नदी की बाउंड्री से लेके 5 किलोमीटर इधर ज़मीन में और 5 किलोमीटर इधर। कहा जा रहा है कि बाद में इसको और ज़्यादा विस्तार किया जाएगा, अभी शुरू में 5 किलोमीटर पे दोनों साइड, जिससे कि जो रन ऑफ है, यानी कि जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, यानी कि केमिकल वाला पानी है, वो गंगा नदी में ना आए, उसके लिए किया जा रहा है। 2023 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। ये सवाल पूछा सकता है कि कौन सा साल यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, 2023 को। टू रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट ऑफ ऑयल सीड्स। देखिए ऑयल सीड्स पे मैंने आपको बताया था, जब प्रेसिडेंट एड्रेस हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे अभी ऊपर पिछली वीडियोस में, तब भी मैंने आपको बताया था कि ऑयल सीड्स भारत में बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं और ऑयल सीड्स इतने कंज्यूम होते हैं कि हमें बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। जो तिलहन की जो हमारी फसलें हैं जिनसे तेल निकलता है, तो उनका डिपेंडेंस, यानी कि हमें इंपोर्ट ना करने पड़े और इंपोर्ट पे से जो अपनी डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए एक स्कीम को रैशनलाइज किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स विल बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, यानी कि जिससे कि भारत के अंदर ही ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, ऐसी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फॉर डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर्स, हमें डिजिटल सर्विसेज देनी है, हाईटेक सर्विसेज देनी है फार्मर्स को। पब्लिक सेक्टर रिसर्च के साथ एक स्कीम चलाई जाएगी पीपीपी मोड में, उसको लॉन्च किया जाएगा। किसान ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है, विल बी प्रमोटेड। इसको प्रमोट किया जाएगा किस चीज़ के लिए, क्रॉप असेसमेंट के लिए, यानी कि हमें ये देखने के लिए क्रॉप को असेस करना है, यानी ये देखना है कि कहाँ पे कितनी क्रॉप उग रही है। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अगर लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना है, यानी कि कहीं पे किसी की ज़मीन है उसको उनके सबके कागज़ों को डिजिटाइज करना है। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना है, न्यूट्रिएंट्स डालने हैं, यानी कि किसान ड्रोन्स के ये सब क्या हैं, ये सब किसान ड्रोन्स के तो ये सब किसान ड्रोन्स के यूज़ हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी या यूकेपीएससी में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से किसान ड्रोन्स के यूज़ हैं। 1, 2, 3 करके दे देंगे और फिर ऑप्शन दे देगा ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 2 एंड 3, ऐसे करके दे देगा। तो क्या क्या यूज़ हैं किसान ड्रोन्स के, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉप असेसमेंट में, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में, इंसेक्टिसाइड पे जब इंसेक्टिसाइड छिड़कना हो, है ना, न्यूट्रिएंट छिड़कने हो, तो उन सब टाइम पे हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेट्स विल बी एनकरेज टू रिवाइज सेलेबाई ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये भी कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं प्रत्येक राज्यों की, तो उनसे ये कहा जा रहा है कि राज्यों में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई है उसका सिलेबस रिवाइज किया जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर में मौजूदा दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करते हुए, उनको कंसिडर करते हुए सिलेबस तैयार करना चाहिए। टू मीट द नीड्स ऑफ नेचुरल, जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न डे एग्रीकल्चर, वैल्यू एडिशन और मैनेजमेंट। तो यानी कि जो वैल्यू एडिशन करनी है, आज के टाइम का जो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मॉडर्न डे एग्रीकल्चर है, जीरो बजट फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए हमें हमारे जो कोर्सेज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में बीटेक हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में बीएससी हो, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, सभी कोर्सेज़ में जो भी कोर्स आप पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस रिवाइज होना चाहिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को सिलेबस रिवाइज करना है। अ फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल रेज्ड अंडर द को इन्वेस्टमेंट मॉडल, एक को इन्वेस्टमेंट मॉडल बनाया जाएगा, विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू नबार्ड। नबार्ड के थ्रू, नबार्ड क्या है, एक बैंक है फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये फाइनेंस करेगा स्टार्टअप्स किसके, एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइज, यानी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, स्टार्टअप्स बनेंगे, उसको जो सपोर्ट करेगा, मॉनेटरी सपोर्ट जो करेगा वो कौन करेगा, नबार्ड करेगा। उसके बाद बात की गई है केन और बेतवा प्रोजेक्ट की। जो केन बेतवा रिवर है, दोनों को जो एमपी में बहती हैं, उन दोनों को मिलाया जा रहा है, उन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि बुंदेलखंड के रीजन को पानी दिया जा सके, एंड अदर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, जो 44,000 करोड़ रुपए की स्कीम के साथ चल रहा है, एस्टिमेटेड अनुमानित लागत जो है उसकी 44,605 करोड़ रुपये है, उसको लिया जा रहा है। ये इरीगेशन बेनिफिट्स देगा कितने लाख हेक्टेयर ऑफ फार्मर्स लैंड को, 9.08 लाख को।
और ड्रिंकिंग पानी मिलेगा, यानी कि पीने योग्य पानी मिलेगा 62 लाख लोगों को। 103 मेगावाट बिजली बनेगी पानी से और 27 मेगावाट सोलर पावर बनेगी। इसके लिए 4300 करोड़ रुपए जो है 2021-22 के बजट के रिवाइज्ड एस्टीमेट में दिए गए हैं और 1400 करोड़ दिए गए हैं 2022-23 में। यानी कि जो नया बजट ये 2022-23 का पेश किया जा रहा है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसके तहत 1400 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं केन बेतवा प्रोजेक्ट को। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आता है ड्राफ्ट डीपीआर ऑफ 5 रिवर लिंक्स। अब देखिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि इनके लिए 5 नदियों को लिंक करने के लिए। केन बेतवा का प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है ना, इसके अलावा 5 नदियों को जोड़ने की प्रक्रिया और कर रही है सरकार कि उन 5 नदियों को जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, 5 प्रोजेक्ट हैं जिसमें से और ज़्यादा नदियों को जोड़ दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जिस नदी में कम पानी होगा उस नदी में पानी और आ जाएगा, जिस नदी से ज़्यादा पानी होगा। तो कौन कौन सी नदियां हैं जिनको जोड़ने की इच्छा जताई गई है सरकार के द्वारा? एक तो है दमन गंगा और पिंजल रिवर, पार तापी नर्मदा नदी, गोदावरी कृष्णा नदी। कृष्णा को पेन्नार से जोड़ेंगे और पेन्नार को कावेरी से जोड़ेंगे। यानी कि देखिए गोदावरी को कृष्णा से, कृष्णा को पेन्नार से और पेन्नार को कावेरी से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस में भी लगा सकते हो कि सबसे ऊपर गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद पेन्नार है, उसके बाद कावेरी है। तो बताओ गोदावरी को कृष्णा से जोड़ोगे, कृष्णा को पेन्नार से, पेन्नार को कावेरी से। तो इस तरह से रिवर जोड़ी जाएंगी आपस में। और ये 5 प्रोजेक्ट की, यानी कि 5 रिवर लिंकिंग की जो डीपीआर है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो तैयार की जा रही है, उसके ऊपर काम चल रहा है। चलिए फूड प्रोसेसिंग से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इसके बाद कुछ और वीडियोस लगेंगी, उसके बाद फिर आपका ये पूरा बजट जो है कवर हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और अगर आपको नहीं पसंद आती, इसमें कुछ कमी लगती है, तो आप उसको डिसलाइक करिए और बताइए कि इसमें क्या कमी है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।